चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास है हमारी मध्य प्रदेश का बजट। इससे पहले हमारी पॉलिटिकल इवेंट्स की क्लासेस हो चुकी हैं और इसके साथ ही हमारा मध्य प्रदेश का जो आर्थिक सर्वेक्षण है वो हमने कंप्लीट किया और उसके बाद हमने मध्य प्रदेश की प्रमुख योजनाएं देखी और उसके साथ ही हमने मध्य प्रदेश में जो केंद्रीय योजनाएं चल रही थी, जो केंद्र सरकार की योजनाएं चल रही थी, हमने उनके बारे में चर्चा की थी। तो आज जो हमारी क्लास है वो है मध्य प्रदेश का बजट, जो कि 2025-26 का है। इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहला है पॉइंट कि जो मध्य प्रदेश का बजट है ये 12 मार्च 2025 को विधानसभा में पेश किया गया। जो मध्य प्रदेश की विधानसभा है 12 मार्च 2025 को। जो वित्त मंत्री है वो है मध्य प्रदेश के जगदीश देवड़ा, जिनके द्वारा ये बजट पेश किया गया मध्य प्रदेश की विधानसभा में। अगर हम बजट की बात करें कि बजट होता क्या है, सबसे पहले यही जान लेते हैं कि बजट होता क्या है। तो बजट होता है किसी अर्थव्यवस्था का अनुमानित आय और व्यय का लेखा जोखा होता है। जो बजट होता है वो किसी अर्थव्यवस्था के अनुमानित आय और उसकी व्यय का, ठीक है। इसमें दो वर्ड हैं, अनुमानित आय और अनुमानित व्यय। हम अनुमानित वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि जो बजट है वो आने वाले वर्ष के लिए पेश किया जाता है, जिसमें अनुमान होता है कि किस योजना पे कितना खर्च किया जाएगा, कितना जो पैसा है, जो रेवेन्यू है वो आया है, कितना एक्सपेंडिचर हुआ है, किस मद में एक्सपेंडिचर होगा। ये सब जो अनुमान है, इसलिए बजट को आगे आने वाले वर्ष का एक अनुमानित लेखा जोखा बोला जाता है। जो कोई अर्थव्यवस्था होती है, जैसे हम यहाँ बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश का, तो मध्य प्रदेश का जो बजट है वो 12 मार्च 2025 को आया। ये बजट कब के लिए है? तो अगर हम भारत में वित्तीय वर्ष की बात करें तो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च होती है फाइनेंशियल ईयर भारत में। तो जो 12 मार्च 2025 को बजट पेश किया गया है, ये 1 अप्रैल 2025 से लेकर के 31 मार्च 2026 के लिए होगा। तो इसलिए इसमें जो भी आय व्यय या किसी योजना पे व्यय करना है वो सब अनुमानित डेटा होता है कि कितना व्यय किया जाएगा, कितना अनुमान है रेवेन्यू आने का, पूंजी आने का, उस चीज की इसमें बात की जाती है। अभी हम अगली स्लाइड में देख लेंगे कि बजट है क्या, ठीक है। तो ये जो बजट है मध्य प्रदेश का, ये 12 मार्च 2025 को पेश किया गया विधानसभा में, जगदीश देवड़ा के द्वारा किया गया। जो भारत का संविधान है उसमें कहीं भी बजट शब्द का सीधा सीधा जिक्र नहीं है, क्योंकि भारत जो है एक संघीय प्रणाली है। अगर हम बात की करें भारत की, तो एक संघीय प्रणाली है। इस कारण से संविधान में केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का दोनों अपने अपना अलग अलग बजट लेके आते हैं। केंद्र सरकार और जितने भी राज्य हैं, जो राज्य सरकारें हैं, उनका अलग अलग बजट पेश किया जाता है। तो संविधान में आर्टिकल 112, अगर हम बात करें आर्टिकल 112, जिसमें लिखा है कि जो केंद्र सरकार है वो अपना वार्षिक वित्तीय विवरण, जो वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द है इसी को हम सामान्य भाषा में बजट कहते हैं। तो ये जो वार्षिक वित्तीय विवरण है संसद में पेश करती है, संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाता है बजट, ठीक। इसी तरीके से राज्य जो सरकारें हैं वो आर्टिकल 202 के अकॉर्डिंग, संविधान के अनुच्छेद 202 के तहत जो राज्य की विधानसभा और विधान परिषद है वहां पे बजट को पेश करती है। तो मध्य प्रदेश में विधान परिषद तो है नहीं, केवल विधानसभा है। तो जो मध्य प्रदेश का बजट है वो विधानसभा में पेश किया गया। कब किया गया? 12 मार्च 2025 को वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा के द्वारा। ये जो जगदीश देवड़ा है ये मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी हैं, याद रखना है, ठीक है। तो बजट को पढ़ने से पहले कुछ 2-3 पॉइंट्स हैं, इनको पहले याद कर लो, इनको लिख लो, याद रखना है। तो ये जो पहला पॉइंट है कि वर्ष 28-29 तक एक लक्ष्य निर्धारित किया है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कि जो मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था है या जीएसडीपी है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है, उसे 2023-24 की अपेक्षा दोगुना करना है। मध्य प्रदेश सरकार ने ये टारगेट सेट किया है कि 2028-29 तक एमपी की जो अर्थव्यवस्था है या जो सकल घरेलू उत्पाद है राज्य का, उसे वर्ष 2023-24 की अपेक्षा दोगुना करना है।
तो 23 अगर 24 की हम बात करें तो मध्य प्रदेश की जो जीडीपी थी वो 13.54 लाख करोड़ थी, जिसे डबल करना है 28-29 तक, जो कि बढ़ के कितनी हो जाएगी 27.2 लाख करोड़। ये मध्य प्रदेश सरकार ने अपना एक टारगेट सेट किया है। ठीक है। अर्थव्यवस्था को लेकर के मध्य प्रदेश सरकार का एक और टारगेट है जो है 2047 तक। मध्य प्रदेश सरकार ने अपनी अर्थव्यवस्था को $2 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। कब तक? 2047 तक। $2 ट्रिलियन कितना है? लगभग 250 लाख करोड़ के आसपास है। ठीक है। अभी अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें 2023-24 में, तो कितनी है इसकी जीडीपी? 13.54 थी, जो 28-29 तक कितनी हो जाएगी? 27.2 लाख करोड़ हो जाएगी। और जो टारगेट है 2047 तक, वो कितना है? 250 लाख करोड़ रुपए का, यानी कि $2 ट्रिलियन का लक्ष्य रखा है मध्य प्रदेश सरकार ने अपनी अर्थव्यवस्था को बनाने का। ठीक है। अब हम आते हैं बजट पे। तो बजट के अंतर्गत जो बजट का आकार है, जो 2025-26 का मध्य प्रदेश सरकार का बजट है, इसका जो आकार है वो है 4,21,032 करोड़ रुपए का। जो मध्य प्रदेश का जो बजट है वो 4,21,032 करोड़ रुपए का है, जो कि जो पिछली बार जो बजट आया था, पिछली बार जो 24-25 का बजट आया था, उसकी तुलना में ये 15% अधिक है। क्योंकि जो 2024-25 में बजट आया था उसका जो आकार था वो था 3,65,067 करोड़ रुपए। तो इस बार का जो बजट है वो पिछले बजट की तुलना में 15% की वृद्धि दिखाता है। ठीक है। अब हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि बजट होता क्या है। अगर आप बजट क्या होता है, अगर वो चीज समझ गए कि बजट में क्या क्या है, तो पूरा बजट समाप्त हो जाएगा। कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना पड़ेगा, ना ही कुछ समझना पड़ेगा, अपने आप खत्म हो जाएगा यहीं का यहीं इसी स्लाइड पे। ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि बजट होता क्या है। तो बजट के अंतर्गत, जैसा कि मैंने पीछे पीछे भी बताया, कि दो चीजें होती हैं। अनुमानित आय होती है और अनुमानित व्यय होती है। आय का मतलब क्या हो गया? सरकार की प्राप्तियां या उसकी आय, मतलब इनकम। और व्यय का मतलब क्या है? एक्सपेंडिचर। जो सरकार के एक्सपेंडिचर हैं, जिन योजनाओं पे या जिस तरीके से सरकार जो पैसा आ रहा है उसको खर्च करेगी, वो इसमें दिखाया जाता है। तो एक ये समझ ली थी कि बैलेंस शीट होती है सरकार की, जो कि आगे आने वाले साल के लिए जारी की जाती है राज्य सरकारों द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा बजट होता है। ठीक। तो हम बात कर रहे हैं अभी मध्य प्रदेश के बजट की। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बजट क्या है। बजट के अंतर्गत आय और व्यय, इन दो चीजों को दिखाया जाता है। आय को दिखाया जाता है और व्यय को दिखाया जाता है। आय दो तरीके से दिखाई जाती है। जो आय होती है, जो इनकम है सरकार की, जो प्राप्तियां हैं, वो राजस्व आय होती है, यानी कि रेवेन्यू आय होती है। और दूसरा होती है पूंजीगत आय, जो कि कैपिटल इनकम होती है। ठीक है। रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू होता है जो सरकार को प्राप्त होता है टैक्स के रूप में या गैर टैक्स के रूप में। पूंजीगत आय क्या होती है? जो सरकार निवेश करती है, विनिवेश करती है। जहां भी विनिवेश का मतलब है कि परिसंपत्तियां बेचती है, तो उससे जो सरकार को आय होती है वो सरकार की पूंजीगत आय होगी। और जो कर से या गैर कर से जो प्राप्त हुई होती हैं वो सरकार की राजस्व आय होगी, यानी कि रेवेन्यू इनकम होगी। ठीक। जो रेवेन्यू इनकम है, इसके दो खाते बनाए जाते हैं। एक होता है कर राजस्व, दूसरा होता है गैर कर राजस्व। कर राजस्व क्या हो गया? इसमें टैक्स रेवेन्यू कह सकते हैं इसको, टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि इसमें जो टैक्स सरकार को मिलता है उसको रखते हैं, और इसमें जो टैक्स के अलावा जो रेवेन्यू आता है उसको रखा जाता है। ठीक है। तो कर राजस्व की बात करें तो कर राजस्व के अंतर्गत स्वयं के कर है। स्वयं के कर का मतलब क्या है? कि राज्य जो अपने यहाँ पे कर उगाही करती है, जैसे कि जनता पे जो टैक्स लगा दिया, सी एस जी एस टी हो गया, जीएसटी हो गया, राज्य का जीएसटी हो गया, वैट हो गया, वैल्यू एडेड टैक्स, राज्य उत्पादन कर है, स्टाम्प ड्यूटी या पंजीकरण शुल्क है, वाहन कर है, आरटीओ से जो पैसा मिलता है, विद्युत कर हो गया, कुछ शुल्क हो गए, फीसेस हो गई, और कुछ अन्य राजस्व प्राप्तियां होती हैं जिन्हें हम राज्य के स्वयं के कर के अंतर्गत शामिल करते हैं। इसके अलावा जो राज्य को जो टैक्स मिलता है वो केंद्रीय करों में हिस्सेदारी है, क्योंकि जो जीएसटी है इसके दो भाग होते हैं, एक
CGST, सेंट्रल जीएसटी और SGST। SGST राज्य की उगाही है और जो सेंट्रल जीएसटी है वो केंद्र के पास जाती है। उस हिस्से में से कुछ सरकार, जो राज्य सरकार होती है, उसकी हिस्सेदारी होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, केंद्र से प्राप्त अनुदान। जो केंद्र सरकार से एड प्राप्त होते हैं या जो अनुदान प्राप्त होते हैं उन्हें शामिल किया जाता है। तो कर राजस्व के अंतर्गत अगर हम बात करें तो मोटा मोटी 3 चीजें शामिल होती हैं। पहला होता है सरकार की खुद की जो कर उगाही है वो। सेकंड होता है केंद्रीय करों में जो सरकार की हिस्सेदारी है, जो राज्य की हिस्सेदारी है। और तीसरा होता है जो केंद्र सरकार से अनुदान मिल जाता है, उसको शामिल किया जाता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं गैर राजस्व के अंतर्गत क्या है। गैर राजस्व के अंतर्गत जो खनिज है, जो सरकार के, जो राज्य सरकार के खनिज हैं, जो राज्य सरकार में खनन हो रहा है उससे जो इनकम हो गई। ठीक है। वनों से जो इनकम है, सिंचाई से जो इनकम है, इस तरीके के जो छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं उनको शामिल किया जाता है गैर राजस्व के अंतर्गत। पूंजी के अंतर्गत मैंने आपको बता ही दिया कि विनिवेश होता है और भी छोटे छोटे चीजें होती हैं, जैसे ब्याज हो गया, सरकार को जो ब्याज मिलता है इन्वेस्ट करने पे, वो सब शामिल किया जाता है। ठीक। व्यय की अगर हम बात करें तो राजस्व व्यय है जिस तरीके से हमने आय का जो लेखा जोखा रखा है, जो इनकम का है, जो प्राप्तियों का लेखा जोखा है, जैसे राजस्व आय और पूंजीगत आय, इसी तरीके से हमारा व्यय का भी लेखा जोखा होता है, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। इतना अगर आपने समझ लिया तो अब जो बजट है उसमें कुछ नहीं बचा है। अब सिर्फ डेटा, हर साल डेटा आता है, उस डेटा को आपको याद रखना है, कितनी बढ़ोतरी हुई, कितनी कमी हुई और कितना क्या हुआ, बस इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो इस डेटा को आप लिख लीजिए, मैं आपको यहीं पे समझाता जाऊंगा और लिखाता जाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले से थोड़ा साफ कर लेता हूँ। पीछे दिख रहा है सभी को? हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश का जो बजट है 2025 और 26 का। जो ये बजट है ये जगदीश देवड़ा जी के द्वारा पेश किया गया था मध्य प्रदेश की विधानसभा में। ठीक है। तो सबसे पहले आता है कि मध्य प्रदेश की जो कुल प्राप्तियां हैं, मध्य प्रदेश का जो बजट है वो कितना था, हमने देखा था, जो कि 4,21,032 रुपए का था। इस बार जो बजट है वो 4,21,032 रुपए का है। ठीक है। तो 4,21,032 रुपए का बजट है टोटल, करोड़ रुपए। ठीक। करोड़ याद कर लेना यहाँ पे। चलिए, तो मध्य प्रदेश की जो राजस्व आय है, कुल प्राप्तियां हैं, तो कुल जो सरकार को जो कुल प्राप्तियां हुई हैं इस बार 2025-26 में, वो हैं 3,75,337 करोड़ रुपए की प्राप्तियां हुई हैं। ये याद रखना है। बस इसी तरीके से आएगा, जो ये हेडिंग्स जो अपन ने लिखी हैं, इन्हीं हेडिंग्स को बस देखना है कि किसके अंतर्गत कितना पैसा आया है और कितना खर्चा हुआ है। इसके अलावा बजट में कुछ नहीं होता है। इसके बाद जो होता है वो होता है कि किस योजना पे खर्च हुआ, किस किस मद में कितना खर्च किया गया, किस योजना के लिए किया गया, किस सेक्टर में कितना खर्च किया गया, बस इन्हीं का लेखा जोखा होता है और कुछ नहीं होता है। ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि कुल जो प्राप्तियां हैं राजस्व, जो राज्य सरकार की 2025-26 में, वो है 3,75,337 करोड़, जो कि पिछली साल में जो थी 2000 जो 24-25 का बजट था उसमें थी 3,30,913 करोड़। कहने का अर्थ ये है कि जो पिछली बार जो राजस्व जो प्राप्तियां थी, जो इनकम थी सरकार की, उससे इस बार जो इनकम है वो 14% की वृद्धि हुई है। ठीक है। 14% की वृद्धि हुई है, परसेंटेज जरूर याद रखना है। तो जो 2024-25 में जो राज्य सरकार की प्राप्तियां थी वो कितनी थी, 3,30,913 करोड़ की, और 2025-26 में कितनी हो गई है, 3,75,337 करोड़ रुपए की। ठीक है। बढ़ोतरी कितनी हुई है प्राप्तियों में, वो है 14% की बढ़ोतरी हुई है। अगर हम कुल जो प्राप्तियां हैं, कुल प्राप्तियों में अगर हम राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियों की बात करें, अगर हम इन दोनों को अलग अलग करें
तो पूंजीगत प्राप्तियां जो हैं वो हैं 22%, ठीक है, टोटली प्राप्तियों का। और राजस्व प्राप्तियां जो है वो है 78% टोटल राज्य की इनकम का। जो टोटल प्राप्तियां हुई हैं, टोटल इनकम हुई है, उसमें से 78% जो प्राप्तियां हैं वो राजस्व प्राप्तियां हैं और 22% जो है वो पूंजीगत आय है, यानी कि कैपिटल इनकम है राज्य की। ठीक, अब हम सबसे पहले राजस्व आय देख लेंगे। जो राजस्व आय है वो 2025-26 में जो अनुमानित है वो है 2,90,879 करोड़ रुपए। 2025-26 के लिए जो अनुमानित राजस्व आय है राज्य सरकार की वो है 2,90,869, और जो पूंजीगत आय है 2025-26 के लिए सरकार की वो है 84,461 करोड़ रुपए। ठीक है, ये जो राजस्व आय है, इसको साफ कर ले, रहने दो। जो ये राजस्व आय है 2,90,889, पिछले साल ये जो आय थी 2024-25 में वो थी 2,63,344 रुपए। ठीक है, 2,63,344 से ये बढ़कर के कितनी हो गई है, 2,90,879 करोड़ रुपए। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो राजस्व प्राप्तियों में टोटली पिछले साल की अपेक्षा 10% की वृद्धि देखी गई है। जो ये परसेंटेज है याद रखना है। ठीक है, तो अभी हमने बात किसकी की, राजस्व प्राप्तियों की। पूंजीगत अगर हम प्राप्तियों की बात करें तो 2024-25 में ये जो पूंजीगत प्राप्तियां थी उसकी अपेक्षा इस बार जो वृद्धि हुई है वो 26% की देखी गई है। राजस्व प्राप्तियों में कितनी वृद्धि हुई है, 10% की, और पूंजीगत प्राप्तियों में कितनी वृद्धि हुई है, 26% की। ठीक है, ये फैक्ट याद रखना है। इसको साफ कर लेते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। तो अभी जो हमने बात की है वो की है राजस्व प्राप्तियों की और पूंजीगत जो आय है उसकी, जो पूंजीगत प्राप्तियां हैं उसकी, कैपिटल इनकम की हमने बात कर ली। राजस्व प्राप्तियों में 10% की वृद्धि हुई है पिछले साल की अपेक्षा, और जो पूंजीगत आय है उसमें वृद्धि हुई है 26% की पिछले साल की अपेक्षा। ये तो एक फैक्ट था। अब हम बात करते हैं राजस्व आय के अंतर्गत जो राजस्व आय है, जो कर राजस्व है, कर राजस्व जो है स्वयं के कर राजस्व को बांटा किस किस तरीके से गया है, स्वयं के कर राजस्व। तो राजस्व प्राप्तियां टोटली कितना था, एक बार लिख लेते हैं हम लोग, 2,90,879 करोड़ रुपए अनुमानित है। ये जो राजस्व प्राप्तियां है इसमें से कर राजस्व का जो स्वयं के कर राजस्व की जो हिस्सेदारी है वो है 1,09,157 करोड़ रुपए। स्वयं के कर में पिछले साल की अपेक्षा अगर देखें तो 7% की वृद्धि हुई है। ठीक है, अगर हम इनको स्वयं का कर, केंद्रीय करों की हिस्सेदारी और केंद्र से प्राप्त अनुमान और जो गैर कर राजस्व, इन अगर हम चारों को मिला देंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा राजस्व आय। ठीक है, अगर हम इन चारों को मिला दें, तीन इसके हो गए कर राजस्व के, और गैर कर राजस्व के अंतर्गत जो भी है अगर हम सबको मिला देंगे तो वो क्या हो जाएगा, राजस्व आय हो जाएगी, जो कितनी थी, 2,90,679 रुपए। ठीक है, करोड़ रुपए। तो स्वयं की जो राज्य की जो हिस्सेदारी है स्वयं की वो कितनी है, 1,09,000 1,09,157। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं केंद्रीय करों में हिस्सेदारी की। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश सरकार में जो केंद्रीय करों में हिस्सेदारी है वो अनुमानित है 1,11,662 करोड़ रुपए। राज्य सरकार को केंद्रीय करों में जो इस साल प्राप्त होनी है हिस्सेदारी वो है 1,11,662 करोड़ रुपए प्राप्त होनी है। ये जो इनकम है केंद्रीय करों में हिस्सेदारी से प्राप्त होगी राज्य सरकार को। ठीक है, नेक्स्ट है केंद्र से प्राप्त अनुमान, जो अनुदान मिलते हैं उसकी जो आय है वो 48,611 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। ठीक है, गैर कर राजस्व की अगर हम बात करें तो गैर कर राजस्व से जो
राज्य को इनकम होगी वो 21,399 करोड़ अनुमानित है, जो कि पिछले साल की अपेक्षा 4% अधिक है। जो पिछले साल जो गैर राजस्व आय हुई थी उसकी अपेक्षा इस साल 4% की वृद्धि देखी गई है। ठीक है। अगर हम बात करें जो अभी हमने देखा स्वयं के जो कर हैं, जो राज्य सरकार के खुद की उगाही से जो कर आते हैं, जो कि 1,09,157 करोड़ रुपए अनुमानित है। इसको अगर हम अलग अलग सेगमेंट में बांट के देखें तो जो स्टेट जीएसटी है इससे सरकार को 42,160 करोड़ रुपए अनुमानित है आय का। जो बैट है, वैल्यू एडेड टैक्स है, इससे 22,700 करोड़ रुपए अनुमानित है। राज्य उत्पाद शुल्क की अगर हम बात करें, अबकारी लिख लो इसके आगे, अबकारी से वो 17,500 करोड़ रुपए अनुमानित है। स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क की अगर हम बात करें तो ये 13,920 है, 13,920 करोड़ रुपए यहाँ से अनुमानित है। वाहन कर की अगर हम बात करें, आरटीओ से जो इनकम होती है सरकार की वो 5,700 करोड़ रुपए अनुमानित है। विद्युत कर एवं शुल्क की अगर हम बात करें तो ये 5,000 करोड़ रुपए अनुमानित है और अन्य राजस्व प्राप्तियों से 2,197 करोड़ रुपए कर राजस्व की प्राप्ति होने का अनुमान है राज्य सरकार को। तो अगर हम इन सबको जोड़ देंगे तो ये जो है वो 1,09,157 करोड़ रुपए हो जाएगा, जो कि स्वयं के कर राजस्व राज्य सरकार के हैं। ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कर राजस्व के बारे में, हमने देखा कि किस जैसे स्वयं के जो कर है सरकार के वो एसजीएसटी से कितना आएगा, वैट से कितना आएगा, इन सभी को नोट कर लेना। ठीक है, नोट कर लो इन सभी को। चलिए अब हम बात करते हैं जो कि गैर कर राजस्व से जो राज्य की इनकम है उसमें खनिज, वन और सिंचाई से कितनी कितनी अलग अलग आय होने की अनुमान है। ठीक है। तो जो गैर कर राजस्व से जो आय होने का अनुमान है वो टोटली कितना है, 21,399 करोड़। ठीक। इसमें से जो खनिज से होगा, ये जो 21,999 करोड़ है, ये पिछले साल की अपेक्षा कितना है, 4% है, लिखा दिया है मैंने आपको। ठीक है। जो ये खनिज है, खनिज से 12,079 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। वनों से 15,552 करोड़ लिख लो, और सिंचाई से 894 करोड़ अनुमानित है। इसमें एक अन्य सेगमेंट और लिख लो, अन्य से जो आय है वो 6,874 है। इस तरीके से अगर हम कुल टोटल गैर कर राजस्व की बात करें सरकार से जो अनुमानित है वो 21,399 करोड़ रुपए अनुमानित है। राजस्व आय से कितना है, टोटली 78% था, और पूंजीगत आय से कितना था, 22% अनुमानित है आय होने का, जो कि पिछले साल की अपेक्षा पूंजीगत जो आय है जो कि पिछले साल की अपेक्षा 26% अधिक है। पूंजीगत आय कितनी है, 84,461 करोड़ रुपए अनुमानित है। ये लिखा दिया था पहले, दोबारा मत लिखो। ठीक है। अभी हमने जो बात की है वो है प्राप्तियों की, कि कितनी प्राप्तियां होंगी। अब हम बात करते हैं व्यय की। ठीक है। अब हम व्यय देख लेते हैं कि खर्चे कहाँ होंगे, एक्सपेंडिचर कितना है। चलिए, राजस्व व्यय जो कुल व्यय है सरकार का, उसमें से जो राजस्व व्यय है वो 2024-25 का पहले देख लेते हैं। 2024-25 में 2,60,983 करोड़ रुपए था, जो इस बार बढ़कर के 2,90,261 करोड़ रुपया हो गया है, जो कि पिछले साल की अपेक्षा 11% अधिक है। ठीक है। 2024-25 में जो एक्सपेंडिचर था वो कितना था, 2,60,983 करोड़ रुपए। ठीक। 2024-25 और जो ये 2025-26 है उसमें कितना हो गया है,
2,90,261 करोड़ रुपए, जो कि पिछले साल की अपेक्षा राजस्व व्यय में 11% की अधिकता दिखाता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम पूंजीगत व्यय की बात करें तो जो पूंजीगत व्यय है 2024-25 में ये 63,781 करोड़ था, जो कि 2025-26 में बढ़ करके 85,076 करोड़ रुपया हो गया है। 85,076 करोड़ रुपए हो गया है, जो कि पिछले साल की अपेक्षा 31% की वृद्धि दिखाता है। ठीक है, एक फैक्ट लिख लीजिए, इसके बाद लिख लिया। इसके बाद एक फैक्ट लिख लीजिए, पूंजीगत व्यय जो है, जो ये पूंजीगत व्यय है, पूंजीगत व्यय जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन का 5.02% है। ये याद रखने का, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो हमने बजट के अंतर्गत जो बजट की प्राप्तियां थी और जो बजट के खर्चे थे, उन दोनों को हमने देख लिया। अब हम कुछ फैक्ट की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा, फिजिकल डेफिसिट की अगर हम बात करें तो फिजिकल डेफिसिट कुल इनकम और टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल इनकम और टोटल एक्सपेंडिचर पे निकाला जाता है। तो जो राज्य सरकार का जो घाटा है इस बार 4.66% है। घाटा कब होगा? जब सरकार के कुल जो व्यय हैं वो अधिक होंगे कुल प्राप्ति से। ठीक है, अगर सरकार की जो कुल आय है या जो कुल इनकम है वो ज्यादा, वो जो कुल इनकम है उससे ज्यादा अगर उसके खर्चे हैं तो घाटा होगा। तो घाटा इस बार कितना है? वो है 4.66% का जीएसडीपी का। जीएसडीपी का कितना घाटा है? 4.66%। इसको याद रखना है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इस साल बजट है उसमें अनुमानित राजकोषीय घाटा कितना है, तो वो है 4.66% जीएसडीपी का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है राजस्व अधिशेष। इस बार जो सरकार है, राज्य सरकार का जो बजट है उसमें राजस्व अधिशेष मिला है। राजस्व अधिशेष या रेवेन्यू सरप्लस। रेवेन्यू सरप्लस कब होगा? जब जो राजस्व की जो प्राप्तियां हैं वो व्यय से अधिक होंगी, पैसा ज्यादा आएगा, खर्चा कम होगा, तभी तो सरप्लस बचेगा। तो राजस्व अधिशेष में क्या है? राजस्व प्राप्तियां ज्यादा है राजस्व व्यय की अपेक्षा। तो राजस्व प्राप्तियां इस बार कितनी है? 2,90,889 करोड़ रुपए, और जबकि राजस्व व्यय कितना है? 2,90,261। तो जो राजस्व सरप्लस है, रेवेन्यू सरप्लस है, वो इस बार 618 करोड़ रुपए अनुमानित है, रेवेन्यू सरप्लस। ठीक है, एक पॉइंट और लिख लीजिए कि 2025-26 में जो ब्याज भुगतान है, जो सरकार ब्याज भुगतान करेगी, जो पैसा उठाई है उस पे जो ब्याज देना पड़ेगा सरकार को, वो कुल राजस्व प्राप्तियों का, जो कुल राजस्व प्राप्तियां हैं उसका 9.84% है। ठीक है, तो फैक्ट क्या है कि 2025-26 में राज्य सरकार जो ब्याज भुगतान करेगी वो राजस्व प्राप्तियों का 9.84% है। राजकोषीय घाटा कितना है? राज्य की जीएसडीपी का 4.66%। सरकार को राजस्व अधिशेष हुआ है, यानी कि रेवेन्यू सरप्लस हुआ है, जो कि 618 करोड़ रुपए अनुमानित है। ये 3 फैक्ट थे जो कि याद रखने हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं, एक पॉइंट और देख लेते हैं, जो व्यय है, जो सरकार खर्च करेगी पैसा, वो किस किस सेक्टर में कितना पैसा खर्च करेगी। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस डेटा को याद रखना है। हेडिंग डाल लीजिए, राज्य सरकार के व्यय का क्षेत्रवार विवरण। तो पहला है शिक्षा, एजुकेशन। एजुकेशन पे सरकार 11% खर्च करेगी। स्वास्थ्य, हेल्थ पर 12% का खर्चा करेगी। कृषि पर 9%। सोशल सेक्टर जो है या सामाजिक क्षेत्र, इस पर 6% का। सांस्कृतिक क्षेत्र जो कल्चरल रीजन है उस पर 0.4%। ठीक है, सामान्य सेवाओं पर 9%।
ऋण भुगतान पर 7%, ठीक है। जो हमने ऋण भुगतान की बात की थी वो राजस्व से थी, यहाँ पे क्या है, जो कुल प्राप्तियां थी वहां उससे इसका परसेंटेज निकाला गया है, ठीक है। ब्याज भुगतान कितना है, 7%, और अन्य सेवाओं पे कितना है, 9% का खर्चा होगा। तो आपको जो याद रखना है वो है शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और सामाजिक से क्षेत्र, इनको याद रखना है। पेंशन पे कितना है, 7%। चलिए एक इसकी लिस्ट बना लेते हैं। शिक्षा पे 11%, स्वास्थ्य पे 12%, कृषि पे 9%, सामाजिक क्षेत्र में 6%, सांस्कृतिक क्षेत्र में 0.4%, रोजगार पर 1%, सामान्य सेवाओं पर 9%, ऋण भुगतान पे 7%, पेंशन पर 7% और अन्य सेवाओं पर 9%। अन्य सेवाओं पर कितना है, 9%। ये सरकार के द्वारा भुगतान किए जाएंगे, जो क्षेत्रवार जो खर्च हैं सरकार के वो है ये, ठीक है। अब एक फैक्ट और लिख लीजिए, सरकार इस बार जो जेंडर बजट है, सरकार का जेंडर बजट पे जो खर्चा है, लिख लीजिए फैक्ट, जेंडर बजट पे जो सरकार का खर्चा है वो 1,23,625 करोड़ है, ठीक है। और जो बाल बजट है, बाल बजट के तहत जो एलोकेट किया गया है पैसा वो है 85,910 करोड़ रुपए, ठीक है। जो जेंडर या बाल बजट होता है वो जो विभाग हैं, विभागों का अगर न्यूनतम 30% प्रावधान है जेंडर या बाल बजट या मतलब लिंग और बच्चों के आधार पे, अगर 30% तक कोई भी विभाग अपना खर्चा कर रहा है तो उसे जेंडर बजट या बाल बजट के अंतर्गत काउंट किया जाता है, ठीक है। 30% की सीमा है। इस बार जो जनजातीय जो स्कीमें हैं, जो जनजाति की जो सभी स्कीमें, जनजातीय आदिवासी समुदाय से संबंधित जो स्कीमें हैं, उस पर सरकार 47,296 करोड़ रुपए खर्च करेगी, ठीक है। और जो एससी वर्ग से, जो शेड्यूल्ड कास्ट से संबंधित है, अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित जो स्कीमें सरकार चला रही है उस पर 32,633 करोड़ रुपए खर्च करेगी। तो ये लिख लीजिए, जेंडर बजट पे जो खर्चा है वो 1,23,625 करोड़ रुपए का है। बाल बजट पे जो खर्चा है वो 85,910 करोड़ रुपए का है। जो एसटी वर्ग है, जो आदिवासी वर्ग है, जनजातीय वर्ग है, उस पे जो स्कीमें हैं, उसके उसके हितों के लिए, उसके सामाजिक आर्थिक विकास के लिए जो स्कीमें चलाई जा रही हैं उस पर 47,276 करोड़ रुपए का खर्चा करेगी सरकार, अनुमानित है। और जो एससी वर्ग है, अनुसूचित जाति वर्ग है, उस पर जो स्कीमें चल रही हैं, उनके भलाई के लिए, जो सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए जो स्कीमें चलाई जा रही हैं उस पर 32,633 करोड़ रुपए खर्चा करेगी राज्य सरकार, ऐसा बजट में अनुमान है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं, जो सरकार के व्यय हैं, जो सरकार के एक्सपेंडिचर हैं, वो किस स्कीम के लिए कितना एलोकेट किया गया है। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है और उम्मीद रखिएगा कि इस बार एक क्वेश्चन यहां से जरूर पूछा जाएगा। जो ये योजनाएं हैं उस पे किस योजना के लिए कितना बजट एलोकेट हुआ है, यहाँ से एक न एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो याद रखना है, इन डेटा को आसानी से याद रख सकते हो। कुछ 4-5 स्कीमें हैं जो इम्पोर्टेंट है, बाकी भी स्कीमें इम्पोर्टेंट है लेकिन उनको भी ध्यान में रख लेना, और बाकी सब डेटा थोड़ा थोड़ा देखोगे, एक बार नजर मार लोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला है अधोसंरचना संबंधी जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनमें निवेश प्रोत्साहन जो योजना है, निवेश प्रोत्साहन योजना के लिए सरकार ने 2,000 करोड़ रुपए का बजट है उसको एलोकेट किया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 1,550 करोड़ रुपए किया है। जो एमएसएमई है, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस हैं, उनको प्रोत्साहन प्रोत्साहन देने के लिए जो सुविधा प्रदाय योजना चलाई जा रही है उसके लिए 1,250 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं। प्रधानमंत्री सड़क योजना अंतर्गत निर्मित सड़कों का नवीकरण एवं उन्नयन, जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है उसके तहत जो
सड़कें बन चुकी हैं उनके नवीकरण के लिए और उनके उन्नयन के लिए 1150 करोड़ रुपए एलोकेट किया गया है। प्रधानमंत्री जनमन योजना, इसको याद रखना है, इसके लिए 1100 करोड़ रुपए एलोकेट है बजट में। अमृत योजना 2.0 के लिए 1071 करोड़ रुपए है। मेट्रो रेल, जो मेट्रो का विकास किया जा रहा है मध्य प्रदेश में, उसके लिए 850 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं। जल जीवन मिशन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, 17,136 करोड़ रुपए एलोकेट है। प्रधानमंत्री आवासीय योजना ग्रामीण के लिए 4,400 करोड़ रुपए एलोकेट किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है स्वास्थ्य एवं शिक्षा से संबंधित, स्वास्थ्य और शिक्षा से संबंधित जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उसके लिए 4,418 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण जो योजना चलाई जा रही है उसके लिए 1,277 करोड़ रुपए का खर्चा है, करेगी सरकार। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत योजना जो है उसके लिए 960 करोड़ रुपए अनुमानित है, एलोकेट किया गया है बजट। समग्र शिक्षा अभियान के लिए 5,500 करोड़ रुपए और जो संदीपनी विश्वविद्यालय है, सीएम राइज स्कूल्स हैं, उनके लिए 4,686 करोड़ रुपए एलोकेट किया गया है। ठीक है, कृषि संबंधित योजनाएं हैं, उन्हें देख लेते हैं। तो उनमें पहली योजना है समर्थन मूल्य पर, एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर किसानों से फसल उपार्जन मतलब खरीद के लिए। ठीक है, उपार्जन का अर्थ होता है खरीद। एक योजना आई थी रानी दुर्गावती श्री अन्न योजना, है ना, उपार्जन योजना थी वो भी। तो समर्थन मूल्य पर किसानों से फसल उपार्जन पर बोनस का जो भुगतान है वो 1,000 करोड़ रुपए है। मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता योजना के लिए भी 1,000 करोड़ रुपए रखा गया है बजट। मुख्यमंत्री कृषक उन्नति योजना के लिए 850 करोड़ रखा गया है। अटल कृषि ज्योति योजना के लिए 13,909 करोड़ रुपए रखा गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 2,001 करोड़ रुपए रखा गया है। इन दोनों योजनाओं को याद रखना है, अटल कृषि ज्योति योजना और मुख्यमंत्री फसल बीमा योजना। ठीक है, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना भी याद रखनी है, इसके लिए 5,220 करोड़ रुपए एलोकेट किया गया है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना हम लोगों ने जो योजना वाली क्लास हुई थी उसमें डिटेल में देखा था, इसको याद रखना है। नेक्स्ट है नवीन योजना, जो अभी नई योजनाएं बजट में इंट्रोड्यूस की गई हैं या जो अभी चलाई गई हैं पिछले कुछ समय में, उन योजनाओं के लिए श्री कृष्ण पाथेय, इसके लिए 10 करोड़ रुपए है। मुख्यमंत्री, इसको सही कर लीजिए, मुख्यमंत्री डेयरी विकास योजना के लिए 50 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना जो सोलर से संबंधित है उसके लिए 447 करोड़ रुपए। वन विज्ञान केंद्रों की स्थापना के लिए 5 करोड़ रुपए रखे गए हैं। जो टाइगर रिजर्व है उनके बफर क्षेत्रों के विकास के लिए 25 करोड़ रुपए। अविरल निर्मल नर्मदा योजना जो है उसके लिए 25 करोड़ रुपए और गीता भवन जो बनाए जा रहे हैं उसके लिए 100 करोड़ रुपए एलोकेट है बजट। सीएम युवा शक्ति, याद रखना गीता भवन वाला, सीएम युवा शक्ति योजना जो है इसके लिए 25 करोड़ रुपए रखे गए हैं। मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना के लिए 100 करोड़ रुपए रखे गए हैं। देवी अहिल्या कौशल विकास कार्यक्रम के लिए 25 करोड़ रुपए एलोकेट है। मुख्यमंत्री समग्र परिवहन योजना के लिए 125 करोड़, सीएम केयर योजना के लिए 3 करोड़ और सिंहस्थ है 2028 में होने वाला है उज्जैन में सिंहस्थ मेला, कुंभ मेला है, उसके लिए 2005 करोड़ रुपए रखे गए। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखना। सिंहस्थ 2028 के लिए कितना बजट एलोकेट किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है जन कल्याण संबंधी जो योजनाएं हैं उनके लिए कितना है। तो मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, डिटेल में हमने ये दोनों योजनाएं पढ़ी थी, लाडली लक्ष्मी योजना और मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। तो जो लाडली बहना योजना इसके लिए 18,669 करोड़ रुपए रखे गए हैं और जो लाडली लक्ष्मी योजना है इसके लिए 1,183 करोड़ रुपए रखे गए हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन है उसके लिए 1,152 करोड़ रुपए रखे गए हैं।
मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता के लिए 720 करोड़ रुपए हैं, और जो संबल योजना चल रही है, इंपॉर्टेंट है, इसके लिए 700 करोड़ रुपए बजट एलोकेट है। निर्मल भारत अभियान के लिए 594, गौ संवर्धन एवं पशुओं के संवर्धन के लिए 505 करोड़ रुपए, वेदांत पीठ की स्थापना के लिए 500 करोड़ रुपए। वेदांत पीठ कहाँ स्थापित की जा रही है? वेदांत पीठ ओमकारेश्वर में स्थापित की जा रही है, ठीक है, याद रखना है इसको। अटल गृह ज्योति योजना के लिए 7,132 करोड़ रुपए, और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना नरेगा नरेगा के लिए 4,500 करोड़ रुपए रखे गए हैं। तो ये कुछ योजनाएं थी जो बजट एलोकेट हुआ है बजट 2025-26 में, उसको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। तो आज का ये इतनी सी क्लास थी हमारी, बजट यहाँ पे खत्म होता है। किसी कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। बजट की क्लास आपकी जो अर्थव्यवस्था वाली क्लास थी उसमें कंप्लीट कराया गया है पूरा बजट, वहां से आप देख सकते हैं एक बार, ठीक है। किसी दिन क्लास ले लेंगे, बजट पढ़ा देंगे दोबारा से, ठीक है। चलिए, चलिए, धन्यवाद।